हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। इसमें आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे तो भाषा अर्जन एवं अधिगम। ये देखिए आप लोगों का फर्स्ट ही लेसन होता है, क्योंकि इसके बिना तो आपकी हिंदी ही अधूरी है। क्योंकि जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे, अर्जन नहीं समझेंगे, हम अधिगम नहीं समझेंगे, इसका मतलब नहीं समझेंगे, अर्थ नहीं समझेंगे और ये होता क्या है, ये किस तरीके से बच्चों में ये चीज़ प्रवेश करती है, यानी कि अर्जन जो है वो कैसे आता है या अधिगम कैसे आता है, इन सब चीज़ों को आप लोग नहीं समझेंगे तो हिंदी के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर टिक वाले क्वेश्चंस हम करा दें तो उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, ये सही है या ये सही, वो तो रटन पद्धति हो गई। तो रटन कहते हैं, रटन पद्धति से कोई चीज़ याद नहीं रहती है, वो चीज़ तो वक्ती तौर की होती है। और अभी हमने जैसे आप लोगों को पढ़ाया तो क्या हुआ, आप लोगों ने अभी पढ़ा और ऐसा लगा कि हाँ ये तो बड़ा इजी है और हो जाएगा, उसके बाद में चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। लेकिन जब हम थ्योरिकल पढ़ते हैं, उसको समझ के पढ़ते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, ये है आखिर में क्या चीज़, तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं भाषा में, यानी देखिए अर्जन एवं अधिगम, यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। तो भाषा होती क्या है, अगर अपने लफ्ज़ों में समझा जाए तो देखिए भाषा यानी ज़बान, किसी से यानी अपनी बात को कहने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना, यानी कि हम अपनी बात को कहेंगे। अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो भाषा से, ज़बान से, है ना। और अगर दूसरा कुछ हमसे कहना चाहता है तो वो किस तरीके से हमसे बात करेगा, तो भाषा से। ऐसा तो है नहीं कि बिना बोले ही वर्क हो जाता है, जैसे कि हम और आप कनेक्ट हैं, तो कैसे, तो भाषा से, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, तो मतलब भाषा से हम लोग कनेक्ट हैं। तो बस यही चीज़ है। तो भाषा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। क्या है, तो भाषा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। देखिए इसमें हम कई तरीके से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। पहली बात तो हम मौखिक में पहुंचा सकते हैं कि हमने कोई बात कही और आपने सुन ली। दूसरी बात देखिए, हम आपको लिखित भाषा में समझा सकते हैं, जैसे हमने ये नोट्स डाले तो आपने लिखित भाषा में उसको समझ लिया। अब देखिए सांकेतिक हो जाता है। सांकेतिक क्या होता है कि संकेत देना, किसी चीज़ का संकेत देना। मान लीजिए कि हमारे पास जैसे कि क्या होता है संकेत, क्या संकेत का मतलब समझ लेते हैं कि आपने हमको कुछ हिंट किया या आप कोई बात करना चाहते हैं, और जैसे या तो हम कोई बात कहना चाहते हैं, तो जब हम कोई बात कहना चाहते हैं और आप चाहते हो कि हम वो बात ना करें, तो आपने हमारे ऐसे करके हाथ दबा दिया, तो हम समझ गए कि ये आपका जो है, आप हमें ये संकेत दे रहे हैं कि आप वो बात ना कहें। उसके बाद देखिए सांकेतिक भाषा क्या हो जाती है कि तो देखिए अपनी बात को संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाना क्या हो जाता है, तो सांकेतिक भाषा हो जाती है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए भाषा के रूप, वही चीज़ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाषा के रूप तो कौन कौन से होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और मौखिक कौन सी भाषा है, तो प्राथमिक रूप से, क्योंकि देखिए किसी को कुछ भी ना आता हो, लिखना ना आता हो, संकेत देना ना आता हो, लेकिन उसको बोलना, क्योंकि ये मौखिक भाषा है, कोई भी बात कहने के लिए वो लफ्ज़ों का प्रयोग करता है, यानी अपनी बात को मौखिक रूप से कह देता है। तो सबसे पहले यानी प्राथमिक रूप से मौखिक भाषा है। अब देखिए मौखिक भाषा क्या होती है, तो अपनी बात को बोलकर समझाना मौखिक भाषा कहलाती है। क्योंकि देखिए जब बच्चा छोटा होता है उसको कोई भी भाषा नहीं आती है, उसको सिर्फ मातृभाषा आती है, और मातृभाषा ही बच्चे के लिए मैन भाषा होती है। तो जब उसे मातृभाषा आती है और वो किसी को कोई बात समझाना चाहता है तो वो बोल के ही तो समझाएगा। ऐसा तो है नहीं उसको हर तरह के सूत्र याद हैं, उसको हर तरह के नियम याद है, ऐसा तो नहीं है।
उसको मातृभाषा पता है और उसको ये भी नहीं पता है कि वो लिख के कैसे समझाए, लेकिन उसे ये चीज़ पता है कि बोल के समझाई जाए यानी मौखिक रूप से समझाई जाए, तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी मौखिक भाषा हो जाती है। अब लिखित भाषा देखते हैं, तो जिसमें लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। देखिए, कोई भी बात को आप लिखकर दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो लिखित भाषा होगी, और लिखित भाषा ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम कोई बात मौखिक रूप से, आज का दौर तो ऐसा चल रहा है कि अगर हम कोई बात मौखिक रूप से कह दें कि मान लीजिए हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं या ये चीज़ आपकी हो गई, तो आज लोग बदल जाते हैं। लेकिन अगर लिखित रूप में हम आपको इस चीज़ पे लिख के दे दें और सिग्नेचर कर दें कि ये चीज़ आपकी हो गई, तो फिर वो चीज़ आपकी हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर हम उस चीज़ से मुकर रहे हैं तो लीगल एक्शन लिया जाता है। इसलिए लिखित भाषा, ये आपकी लिखित भाषा हो जाती है। उसके बाद सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा जो बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो क्या हो जाती है, वो सांकेतिक भाषा है। तो इस तरह से देखिए भाषा आपकी कितनी तरह की हो गई, यानी भाषा के रूप कितने हो गए, तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप। ठीक है, अब देखते हैं लिपि। यहाँ देखिए, एक लिपि में कई भाषा हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक लिपि में एक ही भाषा हो, एक लिपि में कई भाषाएं हो सकती हैं। और देख लेते हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है, तो 22 है। हिंदी अनुच्छेद में आती है कितनी, तो 343 वन। फिर देखते हैं मानक भाषा। देख लेते हैं मानक भाषा किसको कहते हैं, तो जो भाषा आपके राजकाज में प्रयोग होती है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी किताबी भाषा, उसे क्या कहते हैं, उसे मानक भाषा कहते हैं। तो इस भाषा को क्या होता है, इस भाषा के नियम होते हैं, इस भाषा को सीखना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो भाषा आपके राजकाज में प्रयोग होती है, क्योंकि यहाँ पे मादरी जबान की बात नहीं हो रही है, यानी मातृभाषा की बात नहीं हो रही, मानक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देख लेते हैं क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या होता है कि देखिए, 2 तरह की भाषा होती हैं, कि पहले तो एक होती है जबान और दूसरी होती है बोली। तो इसमें जबान क्या मतलब भाषा, तो हम जैसे अपने यहाँ रहते हैं तो हम तो यहाँ की बोली बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, तो क्या होगा, तो हमारी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत परिवर्तन यानी बदलाव ज़रूर होता है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं हर 20 किलोमीटर दूर पर लैंग्वेज ऐसा लगता है कि बोली वैसी ही होती है लेकिन फिर भी बदल जाती है ना। तो ये होता है आपका, ये आपकी भाषा यानी ज़बान होती है, और बोली जो अपने ही क्षेत्र में यानी जो मातृभाषा होती है, जिसको हम जब जन्म लेते हैं और तभी से वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई क्षेत्रीय भाषा, हो गई कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा हम बोलते हैं। और इस भाषा को क्या होता है, इस भाषा को हमें सीखना नहीं होता है, ये अपने आप ही से सीख जाते हैं, यानी ये हम जैसे कहते नहीं मातृभाषा यानी मादरी जबान, तो मादरी जबान को हम कहीं सीखने नहीं जाते हैं, ना उसके लिए हम कोई बिल पे करते हैं, ना हम कोई किताबें लेते हैं, ना हम कोई किताबें पढ़ते हैं। बस ये होता है कि हमने जिस माहौल में जन्म लिया, हमारी माँ की जैसी भाषा है, हम वैसे ही यहाँ हमारे घर में जैसी भाषा बोली जाती है, हमारे आसपास में जैसी भाषा बोली जाती है, वही हमारी क्या हो जाती है, वही हमारी जो बोली होती है ना, वो हमारी वही बोली हो जाती है। अब देखिए भाषा के विविध रूप हैं, इसको समझ लेते हैं। भाषा के विविध रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो सबसे पहले मातृभाषा समझ लेते हैं। मातृभाषा जो बच्चा अपनी माँ से, या यूं कह लीजिए जो भाषा बच्चा अपने घर में सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। देखिए अभी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया कि मातृभाषा होती क्या है, कि जो यानी मातृभाषा यानी मादरी जबान, यानी मदर टंग, तो मदर लैंग्वेज। तो क्या होता है, जो बच्चा अपने माँ से या अपने माहौल में, अपने घर के माहौल में या आसपास से सीखता है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। इसमें बच्चा अपने आप से यानी भाषा
अर्जित कर लेता है। इसमें देखिए कोई नियम नहीं होते, कोई सूत्र नहीं होते, कोई पुस्तक नहीं होती। बच्चा क्या करता है, अपने आप ही से ये भाषा सीख लेता है। इसमें किसी की मतलब कोई मेहनत नहीं करता है। ये एक तरह से कहते नहीं गॉड गिफ्टेड हो जाती है, तो गॉड गिफ्टेड ही मान के चलिए, क्योंकि इस भाषा को ना तो सीखना पड़ा, कोई नियम है ना कोई कानून है, और बच्चे ने जन्म लिया जिस माहौल में लिया और उसी तरह की वो भाषा सीख गया। क्योंकि देखिए अब देखिए राष्ट्रीय भाषा, तो भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। उसके बाद समझ लेते हैं राजभाषा। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा है। संविधान में राजभाषा और राजभाषाओं शब्द का ही प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देखिए चर्चा कर चुके हैं इस पे कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी हमारी नहीं है, हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट यानी एक या का के अंतर्गत, आप अगर कहीं पे का भी लिखा हो तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक के यानी का के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दें। देखिए आपका इम्पोर्टेंट नोट है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है। संविधान 343 एक, परंतु हिंदी के यानी इसके अनुसार, ठीक है ना, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी राजकाज में किया जा सकता है। राजभाषा अधिनियम 3 के तहत, किसके तहत, तो राजभाषा अधिनियम 3 के तहत सरकारी कामकाज में किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो अंग्रेजी भाषा का, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का। चलते हैं देख लेते हैं भाषा अर्जन। अब अर्जन में होता क्या है ये चीज भी समझते हैं, इस चीज को समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। देखिए भाषा अर्जन किसको कहते हैं, तो भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बालक भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं, और ये जो भाषा अर्जन है ना, तो बच्चा अपने आप से ग्रहण कर लेता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। स्वाभाविक रूप से हम भाषा अर्जित कर लेते हैं। देखिए यही चीज यहाँ पे बताई गई है, भाषा अर्जन एवं प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है और बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। तो इसमें क्या बताया गया है, बस यही चीज है कि जो भाषा अर्जित कर लेना मतलब अपने में समाहित कर लेना, तो भाषा अर्जन होती है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये क्या होता है, स्वाभाविक रूप से, ये स्वाभाविक रूप से होती है, इसके लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ती है, यानी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ती है। अचेतन प्रक्रिया है और परिवेश और माहौल के हिसाब से। देखिए जैसा परिवेश होगा, जैसा माहौल होगा, बच्चा उसी तरीके से भाषा सीख जाता है, अर्जित कर लेता है ना। अब देख लेते हैं अधिगम क्या है। अधिगम मतलब लर्निंग, तो एक जीवन पर्यंत व्यापक सतत प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखिए अधिगम लर्निंग, तो इसको तो हमें सीखना पड़ता है ना, क्योंकि
मनुष्य क्या है, मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, किसी के संपर्क में आता है तब भी सीखता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो वो सीखता ही रहता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखिए अभ्यास होता है, शिक्षकों की आवश्यकता होती है, पुस्तकों की आवश्यकता होती है, और सचेतन मतलब मन को क्या रखना होता है, सचेत रखना होता है। क्योंकि सीखने के लिए अगर हम उस चीज़ में मन ही नहीं लगाएंगे तो हम चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाएंगे। आसानी से क्या, बिना मन के कोई चीज़ आप पढ़ेंगे, क्या आपको वो चीज़ याद आ जाएगी या वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी? नहीं ना। तो इसमें सचेतन रखना होता है। और अभ्यास, देखिए जितना आप अभ्यास करेंगे, मान लीजिए ये क्लास चल रही है और आपने इसको पढ़कर यहीं पे छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो कुछ चीज़ें आप लोगों के जहन में यानी आपके माइंड में रहेंगी और कुछ चीज़ें आपके माइंड से निकल सकती हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे, एक चीज़ को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो क्या होता है, चीज़ें वो इतने अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये हो जाता है अभ्यास। और अभ्यास जो प्रक्रिया होती है वो सबसे बेहतर प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और शिक्षकों की और पुस्तकों की आवश्यकता, तो अधिगम में इनकी आवश्यकता पड़ती है, और सचेतन मन भी रखना होता है। उसके बाद देख लेते हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम। सबसे पहले देखिए हम लोग ये पॉइंट्स देखेंगे। जब आप ये पॉइंट्स समझ जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराने से ये होता है चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती। अब ऐसे आप लोग समझ गए कि अर्जन किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं। अर्जन मतलब जो अर्जित कर ली जाती है स्वयं से, है ना, और जो अपने माहौल के हिसाब से। और अधिगम किसको कहते हैं, तो अधिगम अभ्यास से आता है, और वो जीवन पर्यंत यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम जिसके संपर्क में जाते हैं वहाँ भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके से समझ गए कि अर्जन और अधिगम क्या होता है, या भाषा क्या होती है, या भाषा के कितने रूप हैं। तो इस तरीके से जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग ना जो थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी बेस पे आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि पेडागोजी में क्या होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 4 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है सारे सही हैं, ऐसा लगता है ना, लेकिन उसमें एक ही सही होता है, और जो सबसे बेस्ट होता है उसी पे टिक करना होता है। तो जब सबसे बेस्ट पे टिक करना होता है तो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना भी रहता है। जब आप बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी चीज़ें आप लोगों की समझ में आएंगी। देखिए भाषा अर्जन एवं अधिगम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। देख लेते हैं भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न होती है। देखिए वही चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अर्जन की प्रक्रिया एक सहज होती है, क्योंकि देखिए बच्चा छोटा सा है और यानी मातृभाषा यानी मादरी भाषा यानी मादरी ज़ुबान, तो बच्चा अपने घर के माहौल से सीख जाता है, अपनी माँ की जो लैंग्वेज होती है वो सीख जाता है। तो ये सहज ही हुई ना, उसको कोई नियम कानून, कोई पुस्तक कुछ भी नहीं पढ़नी पड़ी और वो सीख गया, मतलब सहजता से वो सीख गया। स्वाभाविक होती है तो स्वाभाविक तो होती ही है, और अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है आप लोग ये भी समझ लें। औपचारिक मतलब ये होता है जब आप औपचारिक समझेंगे तभी आप अनौपचारिक समझ पाएंगे। देखिए औपचारिक ये होता है किसी चीज़ का नियम कानून के हिसाब से वो चीज़ पढ़नी। जैसे मान लीजिए कि हमें औपचारिक शिक्षा ग्रहण करनी है यानी हासिल करनी है, तो हमको स्कूल में जाना होगा, कॉलेज में जाना होगा, 1 साल एक क्लास में देना होता है ना, तो ये आपकी हो जाती है औपचारिक यानी औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा आप जीवन पर्यंत कहीं ना आप जहाँ भी जाएंगे आपको शिक्षा मिलेगी। उसका कोई टाइम नहीं होता है, उसकी कोई जगह नहीं होती है, उसमें किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती, ये आपका अनौपचारिक हो जाता है ना। तो इसी तरह से भाषा भी औपचारिक अनौपचारिक होती है। औपचारिक भाषा में देखिए औपचारिक में नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसमें जैसे आपको नहीं ये चीज़ यहाँ पे ही सही है क्योंकि उसकी ग्रामर होती है, तो जब ग्रामर होगी तो आप ट्रांसलेट एकदम से सही ही करेंगे ना। और अनौपचारिक में क्या होता है, इसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं, इसमें आप जैसे चाहे एकदम आप कहते नहीं
कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप कहीं भी किसी भी टाइम आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और भाषा, जैसे आप भाषा भी आप अनौपचारिक भाषा भी आप कैसे बोल सकते हैं, तो अनौपचारिक इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप अपने खुले लफ्ज़ों में बातचीत कर सकते हैं, इसी को अनौपचारिक भाषा कहते हैं। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या हो कि कोई चीज़ समझाओ तो उसमें जैसे आप किसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी तो हो ही जाता है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखें, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको क्वेश्चंस हल करने में यानी सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं भाषा अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग, है ना। तो एक सचेतन प्रक्रिया, आप सचेत रहेंगे तभी तो आप अधिगम कर पाएंगे यानी लर्निंग कर पाएंगे, जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्थाओं में भाषा के नियमों को सीखते हैं। देखिए वही चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, ये औपचारिक होती है और इसमें हम किसी संस्था से जुड़ते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी भाषा को हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाती है, भाषा अधिगम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, इससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब देख लेते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जीन पियाजे का जन्म सन 1886 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया। जीन पियाजे को तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अहम केंद्रित वाक्य, इन्हीं का है अहम केंद्रित वाक्य। तो अहम केंद्रित भाषा के अंतर्गत बच्चे जीववाद में लिप्त हो जाते हैं। वे निर्जीव वस्तुओं में जीवन की कल्पना करने लगते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते नहीं हैं, कुछ बच्चे क्या, बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मान लो एक छोटी सी बच्ची है, वो गुड़िया खेल रही है, तो उसको वो सजा रही है, उसको कपड़े पहना रही है, तो वो उसी से बात करती है, मैं तुझको पहनाती हूँ कपड़े, या मैं तुझको जो है मैं तेरे साथ खेलती हूँ या तुम्हारे साथ खेलती हूँ। जैसे उसकी लैंग्वेज होती है उस लहजे में वो बात करती है, लेकिन वो किसी से नहीं बात कर रही होती, वो अपने आप से बात कर रही होती है और वो गुड़िया से खेल रही होती है। इसी तरीके से अगर कोई छोटा बच्चा यानी लड़का है या लड़का या लड़की, क्योंकि सभी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, तो उसमें लड़का भी गुड्डा खेल सकता है और लड़की कार मोटर भी खेल सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मान लीजिए कोई लड़की मोटर खेल रही है, मोटर गाड़ी खेल रही है और बता रही है ऐसे करके कि ये चीज़ चलती है, इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से कुछ भी, तो ये हो जाता है। उसके बाद देखते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की को पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, किसका, तो सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, भाषा का प्रभाव यानी भाषा का प्रभाव पड़ता है। और सांस्कृतिक, और देखिए सांस्कृतिक यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। कौन सा सिद्धांत, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, भाषा का प्रभाव पड़ता है और संस्कृति और भाषा में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। अगर देखिए इसको याद रखने की एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए लेव वाइगोत्स्की, तो इसमें देखिए सा आया लास्ट में, लेकिन लास्ट सेकंड में सा आया, और इसमें देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों सा है ना, क्योंकि ये दो हैं, दो मतलब फर्स्ट और सेकंड है, और इसमें जो वर्ड वो लास्ट सेकंड है। लास्ट सेकंड से आप याद रख सकते हो कि वाइगोत्स्की के यानी वाइगोत्स्की का है कौन सा, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं
बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है और इनके अनुसार निज भाषा के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है ना। तो अब आप लोग आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और आप टिक भी सही ही करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो मानक हिंदी से तात्पर्य देख लेते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, या थर्ड है शिफ्ट और सुनिश्चित लोगों की भाषा, या है केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, तो देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऊपर क्या हम लोगों ने पढ़ा मानक भाषा के बारे में। तो देखिए साधारण बोलचाल की भाषा तो ये हो नहीं सकती, है ना, और साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, और देखिए शिष्ट और सुनिश्चित लोगों की भाषा, और केवल लग गया केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है ये। उसके बाद देखते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है और अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि फर्स्ट है गुरुमुखी, सेकंड है ब्राह्मी, थर्ड है देवनागरी और फोर्थ है खरोष्ठी। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो गौड़ या स्थिर या अस्थाई या स्थाई, तो क्या है, वाणी डैश होती है। वाणी हमारी बोली लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है, तो कौन सी, तो अस्थाई, है ना। वाणी मतलब जो बोली होती है तो वो अपने ही क्षेत्र में बोली जाती है, और जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यानी दूसरों से संपर्क करते हैं, या मान लीजिए कि कोई शख्स यानी कोई मनुष्य रह कहीं और रहा है, उसकी जॉब कहीं और लग जाती है, तो वो वहाँ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग वो भाषा सीख लेता है। लेकिन जो उसकी वाणी यानी बोली है वो क्या होती है, वो अस्थाई होती है। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं आ गया। अब आप लोग बहुत अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब नहीं आता है ना तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पे ध्यान ही नहीं जाता है, और जो होता है कि ये तो सही है उसी पे टिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं जो नहीं सही है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो यह एक सहज प्रक्रिया है। क्या, तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो यह एक सहज प्रक्रिया है, या यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, या बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो जो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में देखिए कौन सा उचित कथन नहीं है, हम उसको देखेंगे, जो है उसको हम गलत कर देंगे। तो यह एक सहज प्रक्रिया है, तो मतलब है का मतलब ये सही है, इसलिए हमने कट कर दिया। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं, जो गलत होगा वो सही होगा। यानी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, नहीं ना, बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। यह एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और नियमों को आत्मसात करते हैं। उसके बाद देखते हैं भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, देखिए पुस्तकें हो गया, परिवेश हो गया, संरचनाएं हो गया, और भाषा की लिखित यानी भाषा का लिखित आंकलन। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए सबसे पहले जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या सबसे पहले पुस्तकें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं,
बच्चों को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तो इस तरीके से आप लोग समझ लें कि उन लोगों को सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण देना होता है कि बच्चों का मन लगे। जब बच्चों का मन लगता है तो वो पुस्तकें भी पढ़ेंगे, वो देखिए और भी भाषा यानी भाषा का लिखित आंकलन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या, अगर परिवेश है तो परिवेश से बेहतर यानी बेस्ट आंसर कोई नहीं होता है। तो आपका इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। तो सबसे अधिक ज़रूरी क्या है, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट हो गई, रिपीट नहीं हुई है लेकिन क्वेश्चन उस तरीके का है कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, फिर क्या है भाषा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, और कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, और कक्षा में लिखित आकलन। तो यहाँ पे जो परिवेश आ गया, क्योंकि परिवेश अभी बताया कि परिवेश से बेहतर कोई आंसर नहीं होता है, क्योंकि वातावरण अगर वहाँ का अच्छा होगा और बच्चे अच्छे परिवेश में हैं तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वो अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। तो इसलिए कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, और बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऐसा कहीं पे नियम नहीं है। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे मातृभाषा में आए उनको हमको उसी तरीके से उनको हैंडल करना है। ये नहीं है कि बच्चे अगर कोई बात बोल रही है अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं तो और बच्चे उनकी हंसी उड़ाएं, या जो टीचर हैं तो उनको वो भाषा बोलने से रोकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा मातृभाषा बोल रहा है और मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता है यानी शिक्षा लेना चाहता है या वो ले रहा है, तो उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, क्यों ना भाई सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, वो तो है सुधारा जाए, लेकिन मतलब बच्चा आया और उसकी हम भाषा तुरंत की तुम कैसे बोल रहे हो या आप ये कैसे बोल रहे हो, अपनी भाषा को सुधारो, उस पर मतलब पहले ही पहाड़ लाद दिया है ना, यही तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पे क्या है, जो बच्चा अपनी भाषा लेकर आया है यानी मातृभाषा तो बच्चा लेकर ही आता है, क्योंकि उसे सबसे पहले किस भाषा का ज्ञान होता है, तो सबसे पहले उसे जो अपनी भाषा का मतलब जो जिस भाषा का नॉलेज होता है वो मातृभाषा यानी मादरी ज़बान की नॉलेज होती है। तो जब बच्चा वो भाषा लेकर आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी जो वो भाषा है तो उसी भाषा में हमें सिखाना चाहिए। और बच्चों को भाषाई अनुभवों की कक्षा से बाहर रखा जाए। भाई क्यों रखा जाए, क्योंकि वो भाषा लेकर आए और हम उससे बोले ये भाषा बाहर रख के आओ, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग ये भी आपका गलत हो जाता है और ए बी और डी आपका गलत हो जाता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है, यानी कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको मानना है, संज्ञानात्मक या सामाजिक अंतःक्रिया या दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। तो सबसे पहले किसको मानेंगे, तो इसमें देखिए हो जाता है आपका क्या सबसे पहले बाल साहित्य ही बच्चों को पढ़ा दी जाए या दृश्य श्रव्य सामग्री। भाई बच्चा आया और उसको हमने दृश्य श्रव्य सामग्री दिखानी स्टार्ट कर दी कि ये दृश्य श्रव्य सामग्री है और ये देखिए दृश्य है और इसमें देख सकते हैं, श्रव्य है इसमें सुन सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री है तो इसमें देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं और देख के और सुन के हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा होता है क्या, क्योंकि अभी तो वो बच्चा आया है उसको भी मादरी ज़बान का यानी मातृभाषा का ज्ञान है उसे,
और अभी से हम उसको ये सब बताने लगें। हाँ, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे यानी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों का मन लगेगा, और जब बच्चों का मन लगता है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, यानी पढ़ते हैं। उनको क्या लगता है कि हम तो खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो रियल में क्या कर रहे होते हैं, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखिए कि भाषा सीखने सिखाने से आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जब बच्चा सबसे पहले क्या होता है, विद्यालय में गया, वहाँ लोगों के संपर्क, अपने दोस्तों के पास बैठा। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे अपने जो और भी बच्चे होते हैं उनके बीच में बैठते हैं ना, बच्चे जो नया बच्चा जाता है बीच में बैठता है, उन लोगों से संपर्क बनाता है। तो जब बच्चा संपर्क बनाता है तो वो बातों बातों में ही भाषा यानी शिक्षा को ग्रहण करने लगता है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर राइट हो जाता है वो सामाजिक अंतःक्रिया है ना, क्योंकि जब वो सामाजिक अंतःक्रिया यानी बच्चों के बीच में बैठेगा तो वो बच्चों से ही बातों बातों में उसको मतलब शिक्षा वो प्राप्त करने लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यही साधन है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए आपके यहीं तक क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।